तो कल हमने कुछ खास ऐसा देखा नहीं था बस एक ये जनरल एप्लीकेशन ऑफ यूवीए स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था, और इसमें एक ही चीज काम की थी, मतलब इन सारे एप्लीकेशंस में, और ये मेरे लिए स्टेट पीसीएस के लिए है। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही था कि कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म हम कैसे स्टडी कर रहे हैं यूजिंग द यूवीए स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके लिए बस यही कीटोइनोल का एक एग्जांपल हमने देखा था इस चीज को। तो रादर देन कि इस क्लास में टाइम लगाए इस पर, इससे अच्छा मैं करूंगा कि 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट का खुद का एक रिकॉर्डेड बना दूंगा मैं अलग से ऑफलाइन, और उसको फिर मैं डाल दूंगा ग्रुप पर, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो वो 15-20 मिनट में पूरा हो जाएगा, और जो सेकंड हाफ है उसमें हमने सारे क्वेश्चंस करे थे प्रीवियस ईयर के, वो वीडियोस तो हमारे पास हैं ही, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका मैं कर दूंगा अलग से एक वीडियो बनाकर 15-20 मिनट में। तो आज ना स्टार्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये सारे पढ़ने से पहले इसकी तो पूरी कहानी हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि बहुत टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रीजन है उसमें कौन से पार्ट का एनर्जी को या लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अकॉर्डिंगली डिफरेंट चेंजेस आने वाले हैं मॉलिक्यूल में। अब जब हमने ये देखा था कि जो अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है उसका एनर्जी तो भाई कहीं ज्यादा है अपना आईआर लाइट से, तो अल्ट्रा वायलेट का इतना एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करवा दे रहा था। तो और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होता है कि ये अपना मान लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल हुआ, ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल हुआ, बेसिकली ये अपना n = 1, n = 2, या फिर इसको अगर ऐसे कह लो, इसको अगर psi1 कह लो, तो ये अपना psi2 कह लो, ये कह लो। और इसी पर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, ये अपने वाइब्रेशन लेवल बहुत सारे होते हैं हर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स पे। तो जब हम यूवी लाइट दे रहे थे तब तो जो इलेक्ट्रॉन्स है सीधा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चला जा रहा था, बट जब केवल आईआर लाइट हम दे रहे हैं ना, या फिर केवल आईआर लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, जो डिफरेंट जो वाइब्रेशनल लेवल्स है केवल उन्हीं के बीच में यहाँ पर ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो बस ये केवल इतने का एनर्जी गैप हम दे रहे हैं जो कि अपना आईआर लाइट से सिग्निफाई हो रहा है। ये तो हो गई पहली बात। मैं अलग से लिखवा दूंगा, एक बार पूरी पहले कहानी समझ जाओ, फिर उसके बाद अलग से लिख लेंगे उस चीज को। तो और तो बेसिकली वाइब्रेशंस का मीनिंग क्या हुआ? वाइब्रेशंस का मीनिंग ये हुआ कि हम सबको मालूम है कि अगर अपना ए का बॉन्डिंग अपना बी से बॉन्डिंग है, तो जब हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब हम अलग से पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट अपना बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन, तो इस बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन में ना हमेशा एक हम वर्ड ऐड करते हैं, इक्विलिब्रियम या फिर मीन एवरेज लेंथ। ये मीन एवरेज लेंथ ऐड करने का क्या मीनिंग है? ये मीन एवरेज लेंथ ऐड करने का यही मीनिंग है क्योंकि जो अपना ये ए बी का बॉन्ड लेंथ है ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि गिवन इंस्टेंस पे या कितना टेम्परेचर है। बिकॉज अगर ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा और कंप्रेस करेगा, ये वाइब्रेट करेगा और कंप्रेस करेगा, बेसिकली इसका बॉन्ड लेंथ है जो वो डिक्रीज इंक्रीज होते रहेगा। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स को ना इन जनरल हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज इफ देयर एटम्स आर ज्वाइंड बाय ए फ्लेक्सिबल स्प्रिंग, कि अपना जो ए है और जो ये अपना बी एटम है ये कुछ अपना फ्लेक्सिबल स्प्रिंग से अटैच्ड है, और जिसका कंप्रेशन और एलोंगेशन ये दोनों पॉसिबल है। अब जब आईआर लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, तो एग्जैक्टली होता यही है कि यहाँ पर जो अलग अलग जो बॉन्ड्स हैं उनमें कंप्रेशन या फिर एलोंगेशन या फिर और भी बहुत टाइप के वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट में बात करा कि आईआर लाइट का यहाँ पर बात करने वाले हैं पूरे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम स्टार्ट में हमने पहला चैप्टर में ही पढ़ा था कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रीजन का पूरा स्पेक्ट्रम, तो जो अपना लैम्डा जो अपना बेसिकली 2.5 माइक्रोमीटर से जो अपना 225 माइक्रोमीटर वाला है, इसको बेसिकली हम कह देते हैं कि ये वाला जो रीजन है इसको हम कह देते हैं आईआर रीजन कह देते हैं, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पर जब देखेंगे ना, हमने जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखा होगा तो आप आपने देखा होगा कि हर एक चीज को सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर शो करा जा रहा है। अब पॉइंट ये उठता है कि यार लास्ट चैप्टर में हमने सिंपल मीटर बात करा, मतलब कि कौन सा लैम्डा या कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम बता रहे हैं लैम्डा से। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स से हम शो कर रहे हैं कि कौन से लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो इसका रीजन यहाँ पर ये हो जाता है कि जब हम अपना चार्ट बनाते हैं, चार्ट पेपर जिस पर शो करने के लिए भाई कि कौन सा लाइट कौन से एब्जॉर्ब किया इन्होंने, तो ये अपना होता है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस आप लोग जानते होंगे, कितना लाइट ट्रांसमिट किया। बेसिकली मान लो कि अपना सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमने अगर 100 लाइट अगर इंटेंसिटी का गया है तो ये जो इस साइड से है ना, ये कितना निकल कर आ रहा है। अगर ये 90 निकल कर आ रहा है तो ट्रांसमिटेंस इसका हो जाएगा 90/100। अगर 50 आया तो अपना हो जाएगा 1/2। तो इसी को ट्रांसमिटेंस कह दिया हमने। तो जब ये ट्रांसमिटेंस का हम ये ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके और ये अपना अलग अलग एक पीक आता है, तो अगर हम यहाँ पर लैम्डा से अगर हम शो करेंगे ना, ये अगर लैम्डा से ना, तो ये नंबर बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और इस कारण जो सेपरेशन होना चाहिए पीक में वो सेपरेशन हमें अच्छे से दिखता नहीं है। इसी कारण हम ये लैम्डा को ना यूज करके हम यूज कर देंगे सेंटीमीटर इनवर्स। और जो यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे कि कौन सा सेंटीमीटर इनवर्स के सामने में कौन सा इंटेंसिटी अब्सॉर्ब किया है, इसको इसी कारण हम सेंटीमीटर इनवर्स रख देते हैं। अब ये तो हो गया अपना, जब लैम्डा में शो कर रहे हैं तब ये अपना इसका वेवलेंथ है 2.5 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। लेकिन हम सबको मालूम है भाई कि अपना जो E = hc बाई लैम्डा रिलेशन हमें मालूम है। अब E = hc बाई लैम्डा रिलेशन है और हम एक अलग से एक नंबर शो करते हैं 1/λ को हम लिखते हैं बेसिकली वेव नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एनर्जी को लिख देते हैं EhC न्यू बार। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये न्यू बार, बेसिकली वेव नंबर को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, और ये कन्वर्ट कैसे करोगे, ये जो वेवलेंथ है इसको आप सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल आप क्या करोगे, जो न्यू बार के लिए मैंने बोला तो आप लैम्डा निकाल लोगे 1/λ। तो 1/λ जब आप निकालोगे ना तो ये जो रेंज आएगा, यहाँ पर रेंज मीटर में था, और जब ये पाकिस्तान हार गई क्या, कितने कितने विकेट कितने रन से आ रही है? एक सेकंड रुक जाओ यार। 1 रन से सर। अरे अभी 3 रन चाहिए ना अभी तो। अच्छा 1 रन से हार गई बढ़िया होगा चलो चलो आ जाओ। अरे कहाँ पर थे यार, दिमाग चला गया। कहाँ पर था अभी, कहाँ पर क्या चल रहा था, कोई क्लास में था अभी? वेव नंबर पे। ऋषभ तो पक्का नहीं था क्लास में, ये तो पक्की बात है। 1/λ। 1, अच्छा हाँ ये ऊपर में था, हाँ ठीक। तो ये ऊपर में था 1/λ पर। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, तो सिंपल रिलेशन है, ऐसा कुछ खास काम का नहीं है। तो 1/λ को कन्वर्ट करोगे और सेंटीमीटर इनवर्स में रखोगे तो आपका ये जो रेंज आएगा ना, यहाँ पर ये 4000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स आने वाला है। इसी कारण आप देखते होंगे कि जो भी सेंटीमीटर इनवर्स रहता है अपना आईआर में, वो इसी नंबर के बीच में ही रहने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगा या 400 वाले के पास? 400 वाले के पास। 400 400 वाले के पास कैसे होगा भाई? अभी बताया ना मैंने कि यहाँ पर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ है और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार है। लैम्डा वाले केस में उल्टा हो रहा था ना कि लैम्डा अगर ज्यादा है एनर्जी कम है, और बट यहाँ पर जस्ट उल्टा है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब देखो, ये आगे लिखने से पहले एक चीज और समझा देता हूं मैं कि ये जो एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन है एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमने लाइट को अगर डाला आईआर वेवलेंथ वाला या फिर आईआर रेंज वाला, तो यहाँ पर ये एलोंगेशन और कंप्रेशन हो रहा है। तो इसी के लिए ना हम जो सिंपल हार्मोनिक मॉडल है, एसएचओ मॉडल कहते हैं उसको सिंपल फॉर्म में, उसको कंसीडर करके हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं। और एग्जैक्टली ये कैसे होगा कि मान लो कि कोई अपना मॉलिक्यूल है,
और ये अपना मॉलिक्यूल ना पोलर है, अपना मॉलिक्यूल ये फॉर एग्जांपल अपना ये HCl अपना ये मॉलिक्यूल है। तो HCl अगर मॉलिक्यूल है तो अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर मैंने बताया तो वहां पर स्प्रिंग से कनेक्शन हम कर सकते हैं किसी भी एटम का बॉन्डिंग को, और ये अपना एक अपना प्लस हो जाएगा और ये अपना माइनस हो जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये अपना जो Cl है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ये इस तरफ लेके चला जाएगा, इसी कारण यहाँ पर डेल्टा माइनस और ये यहाँ पर डेल्टा प्लस, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस कारण हम इसको इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर दिया। अब हम जानते हैं क्या कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हम ये सबको मालूम होगा ना कि ये जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें दोनों होता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें दोनों होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप लोगों को फिजिक्स याद होगा क्लास 11-12 वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता यही है कि अपना अगर पोल्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर नथिंग बट ये कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन के टुवर्ड्स में जा रहा है, ये इस तरीके से, ये कुछ ऐसे जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर को है, मतलब कि इस साइड में क्या हमने लगा रखा होगा, प्लस होगा ना इस साइड में, और इस साइड में क्या होगा अपना माइनस होगा। ये अपना है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब इस फील्ड में अगर हम इस मॉलिक्यूल को रखेंगे HCl को, और अगर ये कुछ इस टाइप से अगर रह गया, उसका ओरिएंटेशन फॉर अ गिवन मोमेंट अगर इस टाइप से है कि प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे है, तो ये प्लस प्लस का क्या होगा, रिपल्शन। अब जब रिपल्शन होगा इन दोनों का, तो इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा ना यहाँ पर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? लेकिन जस्ट इसके अगर ऑपोजिट केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इनका डायरेक्शन अगर अलग अलग हो, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से यहां जा रहा है तो मतलब इस साइड में अपना होगा प्लस, इस साइड में होगा प्लस, इस साइड में होगा प्लस, इस साइड में होगा प्लस, ऐसा कैसे, और इस साइड में अपना होगा माइनस 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 माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अपना पॉजिटिव है ये इसका ये इधर में अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से, और ये भाई साहब अपना इधर अट्रैक्ट होंगे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होगा या फिर एलोंगेशन होगा। और बस इसी कहानी के कारण यहाँ पर, और कितने लाइट का ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी को हम उस चार्ट पेपर पर जो लास्ट वाला देखा था हमने, यहाँ पर ये प्लॉट करते हैं और मालूम कर लेते हैं कितने सेंटीमीटर इनवर्स का लाइट उसने एब्जॉर्ब करा, और अकॉर्डिंगली हम मालूम कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या उसका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह क्या क्या है। सबको अगर क्लियर हो गया यहाँ तक तो फिर बताओ, मैं नोट्स लिखवाता हूँ। सर एक बार जो डायग्राम बने उसको दोबारा प्लीज समझा दो। ये डायग्राम को, यस सर, ये दो जो डायग्राम है स्प्रिंग वाला। ठीक है, देखो एक बात तो हमें क्लियर है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। ये बेसिकली होता है अपना परपेंडिकुलर, कौन कौन सा वेव चलता है अपना, एक तो अपना चलेगा इलेक्ट्रिक वेव चलता है, ठीक है, और एक अपना होता है मैग्नेटिक वेव, कुछ ऐसे तो होता है ना सबका दोनों का। यस सर। ये अपना मान लो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपना है मान लो मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है भाई, हमें यहाँ मतलब है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, बस वो वेक्टर्स होता है, वेक्टर्स, और वो ऐसे फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि ये अगर कोई डाइपोल है ना, अगर एक्सटर्नल लगाया है हमने, तो बेसिकली वो प्लस से माइनस टुवर्ड्स वो जाता है उसका, ठीक है ना, इसका जो एरो है सो ये वाला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सपोज दैट ये वाला अपना फील्ड है, इसको हमने कह दिया अप्लाइड फील्ड। अब यहां पर सपोज दैट
यहाँ पर सपोज दैट मैंने कोई एक ऐसे डाइपोल रख दिया, मॉलिक्यूल नहीं, इसेंशियली कुछ भी रख दो आप यहाँ पर। तो आप मेरे को बताओ, ये रख दिया हमने यहाँ पर प्लस वाला, और ये स्प्रिंग सेट कुछ अटैच कर दिया और यहाँ अटैच कर दिया। अब बताओ मेरे को, ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगा या एलोंगेट होगा? क्या होगा इसका? कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा ना, ये क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर ये जो अपना ये पॉजिटिव वाला है, ये इससे क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये नेगेटिव वाले से इसका रिपल्शन होगा। ठीक है, लेकिन जस्ट अगर मैं इसके उल्टा कर दूं कि इस साइड मैंने लगा दिया है नेगेटिव वाले को, और इसको फिर से मैंने स्प्रिंग से अटैच कर दिया, और यहाँ पर ये प्लस यहाँ पर कर दिया, इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में होगा अपना एलोंगेशन होगा, बिकॉज इस माइनस को ना ये प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा और इस प्लस वाले को माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ये भाई अपने आप ही ये एलोंगेट कर जाएगा। तो बस यहाँ पर ये पूरी जो कहानी हो रही है ना, ये यही हो रही है कि ये अपना अप्लाइड फील्ड है लाइट वाला, और उसके बीच में हमारा ये मॉलिक्यूल है जिसको हम इस फॉर्म में शो कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर अब यहां से करते हैं स्टार्ट मेकिंग नोट। तो आप इसमें लिखो सबसे पहले, इसमें लिखो कि एज पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, एसएचओ मॉडल, as per simple harmonic oscillator model। अगर किसी को स्पेलिंग नहीं मालूम होगा तो ये तो सिंपल है यार, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। as per simple harmonic oscillator model, bonds are considered as, या फिर covalent bonds, कुछ भी लिख दो, covalent bonds are considered as, covalent bonds are considered as, रिपीट कर जी सर। in IR spectroscopy, in IR spectroscopy, in IR spectroscopy, as per simple harmonic oscillator model, as per simple harmonic oscillator model, covalent bonds are considered as, atoms, are considered as atoms joined by, atoms joined by, atoms joined by flexible springs, atoms joined by flexible springs, atoms joined by flexible springs। फिर आप ये लिखो कि IR रीजन, IR रीजन, IR रीजन लैम्डा, IR रीजन लैम्डा, IR रीजन lambda ranges from, IR region lambda ranges from 2.5 to 25 micrometer, 2.5 to 25 micrometer। इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो, तो 2.5
माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना है वेव नंबर में तो हम क्या करेंगे, 1/λ। वन बाई लैम्डा, और इसको अगर कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली होगा क्या, ये 2.5 इंटू 10⁻⁻�6। ये तो अपना हो गया मीटर में, और मीटर को अगर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे, 10⁻, यहाँ पर ये 2 कर देंगे और ऊपर लिख देंगे सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा अपना, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर यही काम यहाँ पे करेंगे तो 25 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका लैम्डा रीजन हो जाएगा जिसको एब्जॉर्ब करेगा ये। आगे चले। यस सर। ठीक है, Sir, अब- can you please show the previous slide? दिस वन। Yes, sir. Done. आगे चले। Yes, sir. फिर लिखो कि मॉलिक्यूल अपॉन एब्जॉर्बिंग molecule upon absorbing higher light undergoes various vibrational transitions. Undergoes various vibrational transitions, and इसी कारण IR स्पेक्ट्रा को कभी कभी क्वेश्चन में ना वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी लिखा रह सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। Undergoes various vibrational transitions which includes a stretching vibration and bending vibration ठीक है। अब ये तो हमने लिख ही लिया कि स्टार्ट में कि कैसे इसको फ्लेक्सिबल स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर रहा है ये। तो उसके बाद आप अब ये वाला डायग्राम बना लो कि कैसे यहाँ पर, क्योंकि हमने बता दिया ना कि स्ट्रेचिंग वगैरह हो रहा है, तो आप इसके बाद ये डायग्राम बना लो कि ये अपना स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन और एलोंगेशन इसका हो रहा है, इसका ये। आगे चले। अब इसके बाद लिखो, ये नीचे लिखने से पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लो यहाँ पे
SHO model of treatment of polar molecule, पोलर से अच्छा ये लिखो IR एक्टिव मॉलिक्यूल, IR एक्टिव मॉलिक्यूल। ये अभी आगे आने वाला है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है IR एक्टिव मॉलिक्यूल का। SHO मॉडल ट्रीटमेंट ऑफ IR एक्टिव मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव IR रीजन। ठीक है, अच्छा अब इसको वर्ड्स पर लिखवाना जरूरी है क्या? अगर आप केवल ये नोटिस कर लेते हो कि कैसे इसको हम ये स्प्रिंग से अटैच किया हमने इस पोलर मॉलिक्यूल को, और इसके बाद ये देखो किस तरीके से एलोंगेशन और कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये तो क्लियर है ना? केवल देखने से डायग्राम से ही ये लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया जा रहा है। तो इसको फटाफट लिख लो 2 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। सबका हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब चलते हैं आगे। अब इसको देखने से पहले पूरी बात समझ लेते हैं कि अब देखो हो क्या रहा है ना, कि जैसे सपोज दैट अगर कोई बॉन्ड को हमने SHO मॉडल के हिसाब से, SHO मॉडल अभी भी चल रहा है हमारा, सपोज दैट ये अपना स्प्रिंग से ये अटैच्ड है, तो ये अपना स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो होगा एग्जैक्टली क्या कि अगर सपोज दैट ये अपना जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये अपना, या फिर कह लो कि ये स्प्रिंग है। अच्छा, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल में हम देख सकते हैं, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हो गया अपना। तो ये तो अभी तक हम लोग को सबको मालूम है, क्लासिकल मैकेनिक्स अभी मालूम है ये वाला चीज, कि जब भी हमें ऐसे सिस्टम को, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल को अगर हमें फाइंड आउट करना होता है कि इसका कितना फ्रीक्वेंसी है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमें सबको मालूम होता है 1/2 पाई K/μ होता है ये अपना। अब बस इसी को, और जहां पर म्यू क्या होता है अपना, रिड्यूस्ड मास होता है ये रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास बेसिकली यही है कि मास ऑफ A इंटू मास ऑफ B बाई MA प्लस MB हो गया अपना ये। अब ये जो अपना है ना, ये बेसिकली ये हर्ट्ज के फॉर्म में अभी ये वाला है, लेकिन इन जनरल जैसे मैंने बताया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें किस फॉर्म में लिखना होता है,
सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में लिखना होता है। इसी कारण ये जो अपना हो जाएगा, अगर न्यू बार करना होगा हमें तो इसको 1/2πc कर देंगे, और ये जो अंदर का इक्वेशन रहेगा ये नॉर्मली अभी भी सेम रहने वाला है। तो होता एग्जैक्टली क्या है कि अब बस हम यही जो सारा फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले में ये हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अपना अगर C डबल बॉन्ड O अपना ये है, ठीक है, अब उसको कौन सा वेवलेंथ या कौन सा वेव नंबर वो एब्जॉर्ब करने वाला है, वो हम इस फॉर्मूले से ही फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? हमें भाई एक्सपेरिमेंटल मॉडल से इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है K वो हमें मालूम है, हमें म्यू मालूम है बिकॉज हमें C और O दोनों का मॉलिक्यूलर मास वगैरह सारा मालूम है, और इसी से हमारा जो यहाँ पर नंबर आने वाला है सेंटीमीटर इनवर्स, उसी से हम मालूम कर लेंगे कौन सा नंबर में गिवन बॉन्ड एब्जॉर्ब करने वाला है। तो ये बस आपको जो फॉर्मूला है ये आपको मालूम होना चाहिए, और इस फॉर्मूले का भी यूज करने का एक तरीका है। एक तरीका ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो सबसे पहले तो आप ये इस चीज को लिखो कि सबसे पहले आप ये लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर या कैलकुलेशन ऑफ न्यू बार, हेडिंग डाल दो ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू बार, कैलकुलेशन ऑफ न्यू बार ऑफ बॉन्ड यूजिंग हुक्स लॉ। ये सारी चीजें 11th के फिजिक्स वगैरह में है, ये सारी चीजें हुक्स लॉ वगैरह, यूजिंग हुक्स लॉ। और ये वाला फिर आप पूरी चीज ये आप नोट कर लो जो कि मैंने अभी आगे बताया। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो क्लास 11th में तो आता है फिजिक्स में, ये शायद चैप्टर नंबर 11 था इससे वर्मा में, जहां तक मेरे को याद है। अगर ये चीज नोट हो गया है तो एक चीज यहाँ पर लिखवाने वाला हूं मैं, क्योंकि वो कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को वो थोड़ा सा यहाँ पर फर्क डाल देता है। ये नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक है, अब आप ये देखो। सर ये न्यू बार वेव नंबर है ना? हाँ, ये वेव नंबर है, और यहाँ पर जो इसका यूनिट होगा, ये जो यहाँ पर यूनिट होगा ये इसका सेंटीमीटर इनवर्स ही होगा ये। ठीक है? सर यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी इन नहीं नहीं, ये गलत है, ये ऐसे ही फालतू है। इसको आप सिंपल वेव नंबर कहने को कह सकते हैं, क्योंकि एनीवे एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू पे, और ये अपना जो न्यू बार है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज ई इज इक्वल टू होता है अपना क्या होता है, एच न्यू तो होता है, और ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार भी कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर कह दो, बट मतलब फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर जैसे हाँ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिकल मैकेनिज्म, ये क्लासिकल वर्ड हम क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, थोड़ा सा हाँ। बता दीजिए। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हर चीज दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, क्लासिकल और क्वांटम। तो क्लासिकल बेसिकली हम उस चीज के लिए यूज करते हैं कि जब कोई चीज ना मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लगभग हो, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या यूज हम देखते हैं कि जो नॉर्मल मैकेनिक्स है कि अपना स्टील बार या फ्रेम का कितना लोड पड़ रहा है वगैरह वगैरह, जब वो क्वांटम मैकेनिक्स है बिल्कुल क्वांटम साइज पर चले जाते हैं। तो बस यही सिग्निफिकेंस है, कुछ खास इसका है नहीं जानने के लिए। बट हम यहाँ पर इसको इस मॉडल को यूज करते हैं क्योंकि इस मॉडल से इनका रिजल्ट सही आया होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स वाले मॉडल की यूज कर रहे हैं, तो इसी कारण Yes. इन्होंने बोल दिया भाई क्लासिकल मैकेनिक्स मॉडल को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? यस ये वाला हो गया, तो अब मैं एक आगे बताता हूँ कि फॉर्मूला की यूज कैसे करना है। ये वाला समय नोट कर लिया ना? यस सर। देखो, अच्छा, नया स्लाइड मैंने ऐड नहीं करा क्या?
देखो, अब इस फॉर्मूले को यूज ऐसे करना है ना कि ये तो हमें क्लियर दिख गया यहाँ पर कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई c और यहाँ पर k बाई म्यू। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो न्यू बार है ना वो सेंटीमीटर इनवर्स में इस कारण आया है बिकॉज हमने सारी चीजें सेंटीमीटर इनवर्स में ही यूज करा है। और या फिर एक दूसरा यूनिट होता है, पता नहीं शायद उसे पीएसजी यूनिट कहते हैं, जो भी कहते हैं, मेरे को ध्यान नहीं उस चीज का। और यहाँ पर इसी कारण देखो, जब यहाँ पर सी रखा है यहाँ पर हमने, तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या रखा है 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड होता है, बट यहाँ पर हमने क्या रखा है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ताकि सेंटीमीटर के हिसाब से अपना नंबर आए। अगली बात, ये जो अपना यहाँ पर के का रखा है ना, जनरली के का यूनिट क्या होता है F इज इक्वल टू kx। तो क्या होता है बेसिकली ये न्यूटन मीटर इनवर्स होता है ना ये वाला, तो के का यूनिट। बट यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। तो ये अपना ये अगली बात होगी। और जो म्यू है ना, इसको हमने यूज करा है ग्राम में, इसी कारण ये अपना सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आया है। लेकिन सपोज दैट एग्जाम में ऐसा हो जाए, एग्जाम में आपको ना के का जो यूनिट दे, सपोज दैट XYZ दे दे और ये बोले भाई ये न्यूटन मीटर में है, और ये जो आपका रिड्यूस्ड मास है ये आपका सपोज दैट XYZ रहे और ये बोल दे भाई ये आपका किलोग्राम में है ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि न्यू बार तो आप निकालोगे प्रॉपर फॉर्मूले से और 1/2 पाई, लेकिन यहाँ पर क्या करो ना, सारा यहाँ पर यूज करो SI यूनिट, जो क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में सारे के सारे इन्होंने दे रखा है SI यूनिट, बिल्कुल। तो ये अपना हो गया 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल हम SI यूनिट पे चल रहे हैं यहाँ तक। फिर अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना ये XYZ रहेगा और ये अपना न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर भी बिल्कुल हम चल रहे हैं SI यूनिट पे चल रहे हैं। ये जो अपना या मास होगा ये भी अपना क्या हो जाएगा PQR, ये केजी में होगा और केजी भी अपना SI यूनिट ही होता है। जब ये हम पूरा देखेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट आएगा हमारा फाइनल, ये यूनिट कौन सा आना चाहिए बताओ मेरे को, बता दो कोई। इनवर्स। मीटर इनवर्स आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये मीटर इनवर्स आना चाहिए। तो जो मीटर इनवर्स में आंसर आएगा और जब हमें उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हम दे देंगे। क्लियर। तो एक फॉर्मूला में क्या करोगे कि आप मीटर इनवर्स के बदले में यहाँ पर क्या लिख दोगे कि 10⁻⁻2 सेंटीमीटर इनवर्स, जहां पर कि ये चीज और ये चीज ऑल आर इन SI यूनिट। तो इस चीज को आप मत भूलना, ये मत करना कि बस इसको हमने कन्वर्ट किया जो डेटा दिया हुआ है एग्जाम में और उसको हमने सेंटीमीटर इनवर्स में लिख दिया। नहीं भाई, आपने आंसर ना मीटर इनवर्स में लाया है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर इनवर्स के लिए। कैसे, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई करके तब हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आएगा। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल। यस सर। तो इस चीज को फटाफट आप नोट कर लो कि ये मैंने बता दिया इस कारण ना, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, मतलब आंसर इसी कारण फाइनल वैल्यू सही नहीं आता इंस्टेड ऑफ नोइंग द फॉर्मूला। तो लिख दो कुछ भी यहाँ पर, 2 ways to apply the formula। जैसे 2020 में या 21 में क्वेश्चन आया था ना, वहां पर उन्होंने डाइन वगैरह देकर लिखा था प्रॉपर, लेकिन कभी और लिखा है तो उन्होंने न्यूटन पर मीटर लिखा है। इसी कारण इस चीज को हमें मालूम होना चाहिए। 2 ways to apply the formula, और ये अपना केस 1 हो गया और ये अपना केस 2 हो गया। नोट कर लो इसको फटाफट।
और अगर कभी कन्वर्जन करने के लिए आ गया ना तो ये भी आप याद रख सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। कि कभी अगर कन्वर्ट करना अगर आपको जरूरत पड़ गया तो। हो गया सर। चलो फिर आगे चलते हैं। ये अपना हो गया। अब इसी के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को आप कर लो अभी फिलहाल कैलकुलेटर को यूज करके, और एग्जाम में तो यूज करना है कैलकुलेटर को। और ये आप कैलकुलेट करोगे तभी आप, चाहो तो आप देख के भी कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये बेसिकली क्या है, CH बॉन्ड का न्यू बार। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि ये वाला वैल्यू आपको दिया रहेगा भाई कि कितना न्यूटन मीटर है इसका जो K वाला वैल्यू है। तो ये वाला वैल्यू आपका न्यूटन मीटर का है, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। और फिर आपका मास ऑफ एटम ये आपका हो गया, ठीक है, 10 × 20 ये अपना हो गया। और दूसरा जो हाइड्रोजन का मास है ये अपना ये हो गया। अब ये तो पहले इन्होंने न्यू निकाला है, बट ठीक है आप एक बार में निकाल सकते हो। यहाँ पर सी को नीचे में छोड़ दिया और क्या, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो फिर और ये यूनिट में, तो इस चीज को यहाँ पर ऊपर में पहले क्या रखा है इन्होंने, के रखा है, और नीचे में इन्होंने ये रखा है। और फाइनली जो हमारा आया है बेसिकली 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये आया है। बीच में आप चाहो तो अभी ब्लैंक स्पेस दे दो और फिर उसको बाद में आप सॉल्व करके आप मालूम कर लेना। ठीक है आगे चलें। यस सर। ये अपना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अपना CH वैल्यू के लिए आ गया अपना ये। अगर सिमिलरली कहता कि OH बॉन्ड के लिए मुझे मालूम करना है कि उसका न्यू बार क्या होगा, तो पहली बात तो कि उसका जो K वैल्यू है ना उसका डिफरेंट होगा, और K वैल्यू उसका हायर होने वाला है एज कम्पेयर टू CH वाले से। एंड देन अगेन फिर ये जो अपना जो बेस है नीचे में अपना रिड्यूस्ड मास है उसमें फिर हमें चेंजेस करने पड़ते। कैसे चेंजेस करने पड़ते कि जो 20 है ना यहाँ पर कौन सा ये क्या लिखा है इन्होंने, मास ऑफ कार्बन आइटम 20 × 10⁻⁴ ग्राम। अच्छा ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने बाई 1.6 वाला, ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो फिर इसके लिए हम निकाल दे रिड्यूस्ड मास और इसको हम सेम फॉर्मूले में रखते हैं। ये डेटा थोड़ा यहाँ पर बताने का इस कारण रीजन ये है कि आगे में जाकर हम देखेंगे कैसे फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल रीजन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं न्यू बार के हिसाब से। तो एक अपना एग्जाम्पल अपना एक ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल अभी फिलहाल अभी इसको भी नोट कर लो, इसको तो फटाक से नोट हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है ना आपको गिवन है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि आपका जो K का वैल्यू है ये है, और ये किसके लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका C डबल बॉन्ड O के लिए कि आपका K का वैल्यू ये है और जो आपका रिड्यूस्ड मास है ये आपका इतना गिवन है। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये भी अपना ग्राम में ही है और ये भी अपना डाइन पर सेंटीमीटर में ही है। तो जो मेरे को यूनिट चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसी में है। अब मैं सिंपल यहाँ पर पुट करूंगा क्या
कि 1/2 पाई, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या रखेंगे 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। ऊपर में क्या रखाएगा 1.23 इंटू 10⁻6 और डाइन पर सेंटीमीटर वगैरह जो भी सारा चीज है जो अपना। और नीचे में क्या रखाएगा रिड्यूस्ड मास रखाएगा तो 1.138 इंटू 10⁻⁻23 और ये अपना हो जाएगा ग्राम। और जब फाइनल नंबर आएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा, दैट इज अराउंड 704436। ठीक है। और इसी कारण आप देखते होगे ना, जब आपने प्रीवियस ईयर वगैरह देखा होगा हाल फिलहाल में, जब आप अभी क्वेश्चन को सॉर्टिंग कर रहे होगे, तो जो C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल है ना, ये जनरली इतना में ही ये फ्लक्चुएट करते रहता है, 1750 या 1700 यही सब, अगर आपको ध्यान होगा हल्का हल्का तो ये वाला नोट कर लो। फिर बस 1 मिनट के लिए वो लास्ट वाली स्लाइड करेंगे क्या? एक सेकंड, ये स्लाइड नहीं सर, इसके पहले वाली वो क्वेश्चन वाली स्लाइड। हाँ ओके सर। अब लगे हाथ एक क्वेश्चन कर लो जो कि आया था लास्ट ईयर। हाँ अच्छा, ये तो यही पूछा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। Screen is not visible, sir. एक सेकंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहीं पे। अब दिख रहा है सबको ना? देखो ये क्वेश्चन पूछा Yes, था, sir. कैलकुलेट द C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर K का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर ना म्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ, बट इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने नोट्स में एज एग्जाम्पल रहेगा ना, तो आप रट्टा मार के रखना पहले से ग्राम इसका कितना है, इसका म्यू है। सो आप वहां पर ये मत करना, मतलब कि ठीक है अगर याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मतलब आप करना ही पड़ेगा कि m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर ना पहले से इस वैल्यू को रट्टा मारे रखोगे, और बस शो करने के लिए कि भाई मैंने रटा हुआ नहीं है, मैं आपके सामने डिराइव कर रहा हूँ, बस वहां पर शो कर देना ऐसे, देखो हमने ऐसे ऐसे करा है, और यहाँ पर सिंपल वैल्यू सीधा लिख देना बिना कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, तो इसी कारण ये एग्जांपल यहाँ पर करना जरूरी था। और बाकी ये वैल्यू तो यहाँ पर है ही, तो इस वैल्यू को करके और हमने जस्ट अभी भी कर ही लिया। और इनफैक्ट हमें आंसर भी मालूम कि भाई आंसर ना हमारा 1740 के अराउंड ही आना चाहिए। अगर आगे पीछे हो रहा है ना, अगर मान लो कि 2000 आ गया या फिर 1500 आ गया, मतलब आपने कैलकुलेशन कुछ ना कुछ कर करा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्लास में हो चुका है ये। आगे चले। सर म्यू में सर C और O का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे ना? हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन का जो दो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब A और ये जो B, तो इन दोनों को ही एटम मास रखना ना, m1 हो गया ये, m2 हो गया अपना B। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब लिखो छोटा सा, बहुत हेडिंग, बहुत छोटा सा हेडिंग है, कुछ काम का नहीं है, बट पीसीएस में हो सके तो कभी पूछ दे वो लोग। तो इसमें बस लिखो सिलेक्शन रूल फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे हमने देखा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल, तो डालो यहाँ पर सिलेक्शन रूल फॉर तो देखो वहां पर मैंने किस तरीके से समझाया था कि भाई मैंने हिंट यूज किया था लेपोर्टे रूल वाले का। तो लेपोर्टे रूल ने क्या बोला था कि जो डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल बेसिकली +1 या फिर -1 या फिर कुछ भी होना चाहिए, बेसिकली डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए।
और इसी कारण हमारा जो डी ट्रांजिशन है वो बहुत ही कम इंटेंसिटी का रहता है, एंड फॉर दैट मैटर एफ ट्रांजिशन इज ऑल्सो ऑफ द लेस इंटेंसिटी। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उनकी ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो यहाँ पर बस हम सेम चीज को एक्स्ट्रापोलेट करके बोलेंगे, जो डेल्टा वी है वो बेसिकली प्लस माइनस 1 होना चाहिए। अब डेल्टा वी प्लस माइनस 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि अगर ये अपना एक एनर्जी लेवल है जहां पर कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल अपना जी ये हुआ, यहाँ पर ये अपना 1 हुआ, ये अपना इसका 2 हुआ, तो सपोज दैट अगर ये 1 पर अगर कोई अपना अभी एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो वो या तो वो 2 पर जा सकता है वापस उछल करके, या वापस नीचे जा करके वो 0 पर आ सकता है। ऐसा ये नहीं होगा कभी भी कि 1 से सीधे ये 3 पर ये चला गया, ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल इसको अलाउ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जब मुझे ये बताओ कि अगर केवल एक ही ट्रांजिशन एक बार में हो रहा है, तो हमारा आईआर स्पेक्ट्रा है ना, आईआर स्पेक्ट्रा में केवल एक ही पिक आएगा इन जनरल, ठीक है, और ये पिक अपना एक शो करेगा गिवन बॉन्ड के लिए। गिवन बॉन्ड के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अपना एक जब मॉलिक्यूल है तो उसमें तो बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं, ये अपना CH का आगे बॉन्ड, CH का बॉन्ड आगे बहुत सारा, तो एक जो अपना बॉन्ड है उसके लिए वो एक पिक शो करने वाला है, और इसी कारण बस ये इस तरीके से केवल ये एक पिक होता है, बिकॉज ये एक ही अलाउड ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो अगर ये कहानी पूरी समझ गए तो इसको बस 2 लाइन में इसको लिख लो। लिखो इसमें कि ड्यूरिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ड्यूरिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ड्यूरिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशन change in vibrational quantum number, change in vibrational quantum number should be such that delta V is equal to plus minus 1। और इसके बाद ये वाला डायग्राम बना दो कि V is equal to 1 वाला 2, 1 से 2 पॉसिबल है, 1 से 0 पॉसिबल है, बट इसमें ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर इसे काट देना इसको ट्रांजिशन करवा के। और इसके बाद लिख देना 10 ओनली adjacent transitions are allowed। Hence we get only single peak for given bond। और ये वाला डायग्राम बना देना, ये वाला। आगे चले।
यस सर। चलो, तो बेसिकली यहाँ तक ये सारा हो गया। अब डालो हेडिंग, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर IR स्पेक्ट्रा। एसेंशियल कंडीशन फॉर IR स्पेक्ट्रा। तो इसमें हम लोगों ने अभी पहले ये देख रखा था कि एसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए। अभी आप लोग को ही मालूम चल गया होगा, जैसे ये पिछले स्लाइड में देखो कि IR स्पेक्ट्रा हो कब रहा था, जब अपना कुछ ना कुछ इसमें एक चेंज इन डाइपोल मोमेंट हो रहा हो। कैसे चेंज इन डाइपोल मोमेंट हो रहा हो? जब यहां पर ये कॉम्प्रेशन हो रहा है तो बेसिकली जो अपना डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q MD। इंटू डी। और ये अपना, अरे क्या हो गया? एक सेकंड रुक जाओ यार, ये स्टाइलस काम नहीं कर रहा है मेरा, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ इसको। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली था क्या हमारा? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डी था। अब अगर एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन अगर कुछ भी होगा तो बेसिकली क्या होगा? डी क्या होगा? अपना डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये अपना चेंज करेगा, और इसी कारण क्या हो जाएगा? ये जो अपना म्यू है ये भी चेंज करने वाला है। तो जब म्यू चेंज करेगा इसका मतलब तभी वो IR स्पेक्ट्रा वो शो कर रहा है। तो इसी से हम यहाँ पर निकाल देंगे एसेंशियल कंडीशन ये होना चाहिए कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल is
एसेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज की बात कर रहे हैं, ना कि हम पोलर मॉलिक्यूल की। मतलब डेल्टा म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो जब अगर होगा, तब वो उसे हम कह देते हैं आईआर एक्टिव। ठीक है, लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट केस, क्या है कि मान लो कि आपका जो मॉलिक्यूल है ना, वो आपका मॉलिक्यूल आपका O है, O2 है सॉरी। तो O2 में क्या हो जाएगा कि O2 में अगर ये एलोंगेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना O ऐसे बन गया, और जब अपना ये कंप्रेस करेगा फिर क्या होगा अपना ये, तब चलो ये ऐसे हो गया। बट भाई मुझे मालूम है कि म्यू इज इक्वल टू जीरो अभी भी था, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन बिल्कुल जीरो है, क्योंकि दोनों को दोनों यहाँ पर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फाइनल म्यू भी यहाँ पर जीरो ही है। तो यहाँ पर डेल्टा म्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो है। और जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर आईआर डेल्टा म्यू इज इक्वल टू जीरो है, इनको हम कहेंगे आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल कह देते हैं। ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? अगर डाउट नहीं है तो फिर नोट्स चले आगे, नोट्स लिखवाएं। यस सर। Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो यहां पर लिखो एसेंशियल कंडीशन में कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट, change in dipole moment of molecule, change in dipole moment of molecule happens, change in dipole moment of molecule happens for IR active molecule, because mu is equal to q into d, because mu is equal to q into d, and d changes due to elongation and compression, and d changes due to elongation and compression. ठीक है, अब उसके बाद बस नीचे में करके ये दो पॉइंट को लिख लो कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज एसेंशियल। तो ऐसे डेल्टा म्यू इज इक्वल टू जीरो वाले, नॉट जीरो वाले को कह देते हैं हम आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर डेल्टा म्यू इज इक्वल टू जीरो है उसको हम कह देंगे आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ये हो गया यहाँ तक, आगे चले। अब आपको ये जो मैंने बताया ये वाला एग्जांपल O2 वाले से, इससे ये एक चीज तो क्लियर होगा कि सेम थिंग्स कैन बी अप्लाइड फॉर एनी डायाहोमोटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब O2, Cl2, H2 सबके लिए। तो यहाँ पर नोट बना कर लिख देना कि ऑल डायाहोमोटॉमिक मॉलिक्यूल, नहीं डायाहोमोटॉमिक होता है, क्या होता है, हाँ ठीक है, डायाहोमोटॉमिक, ऑल डायाहोमोटॉमिक मॉलिक्यूल are IR inactive. All dihomoatomic molecule are IR inactive. All dihomoatomic molecule are IR inactive.
इसके बाद एक नोट और बना के लिखना, सेकंड नोट में mu is equal to 0 of any molecule does not necessarily mean it's IR inactive. Does not necessarily mean it's IR inactive. और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि ये बताओ CO2 का म्यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। बट स्टिल ये अपना मॉलिक्यूल है ना, ये अपना मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है। आईआर एक्टिव क्यों है अभी हम आगे आने देखेंगे कि काफी सारे वाइब्रेशंस होते हैं, बट जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए कि भाई जब ये नॉर्मल स्टेज में है तब चलो हमने मान लिया कि ये इसका ऐसा है कुछ, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा मान लिया हमने, तब चलो ठीक है भाई हमारा म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर ना, एक सेकेंड, ये अपना 0 है ये वाला। लेकिन मान लो ना कि यहाँ पर ये बराबर है, लेकिन जब मान लो कि और ये अगर बिल्कुल इक्वली स्ट्रेच करे, मतलब जितना इन्होंने इस साइड स्ट्रेच करा है उतना ही इन्होंने इस साइड स्ट्रेच करा, फिर भी अभी भी ये वाला अपना म्यू इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। चेंज भी अपना 0 हो गया, इसी कारण ये अपना। बट अगर मान लो कि ये अपना ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है कि मतलब ये ऐसे छोटा हो जाए और ये जो अपना है ये अपना बड़ा हो जाए, ये अपना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी तक जो हमने बोला है कि ये म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का ही तो बात कर रहे हैं ना इसका, तो क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो इसका तो मूवमेंट है ही, इसका यहाँ पर टुवर्ड्स म्यू1 है और यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर म्यू2 है, मतलब इनसाइड में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, भले ही ओवरऑल यहाँ पर 0 है, बट यहाँ पर ओवरऑल भी यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर जो म्यू1 इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू2 था, लेकिन यहाँ पर म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 होगा क्या बताओ? नहीं होगा, बिकॉज D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ये जो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, म्यू1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो Q इंटू D1 और म्यू2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना Q इंटू D2। तो यहाँ पर म्यू1 इज नॉट इक्वल टू म्यू2, मतलब कि जो फाइनल यहाँ पर म्यू है ना इस मॉलिक्यूल का ना, ये समथिंग यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर XYZ का हो जाएगा। मतलब इस केस में अगर डेल्टा म्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये नॉट 0 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है CO2 एक गिवन टाइप ऑफ बेंडिंग स्ट्रेचिंग के लिए भाई माना हमने कि IR इनएक्टिव है, लेकिन एक पर्टिकुलर अनदर टाइप के लिए वो IR एक्टिव हो जाएगा, और इसलिए हम कहेंगे जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो अपना IR एक्टिव है। अभी इसके बाद अभी और भी हम आगे आने वाले हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होता है, लेकिन जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला बता दिया। क्लियर सबको यहाँ पे? यस सर। तो अगर क्लियर हो गया तो इसको फटाक से नोट कर लो और फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम। सर वो पीछे वाला स्लाइड निकालिएगा। एक सेकंड, हाँ हो गया सर। ये सबका नोट हो गया, सेकंड वाला ये स्लाइड का? यस सर। यस सर। अब देखो ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स में बस कुछ और नहीं करा हुआ है, एक और एक्स्ट्रा इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल क्या हो जाएगा बेसिकली कि ये अपना ट्रांस है, तो ट्रांस वाले में क्या हो जाएगा अपना कि पहले भी म्यू इक्वल टू 0 ही है और बाद में भी अपना म्यू इक्वल टू 0 ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अपना कौन सा हो जाएगा, IR
इनएक्टिव, जबकि यहाँ पर क्या है, स्टार्ट में म्यू यहाँ पर कुछ और था, जबकि बाद में यहाँ पर म्यू कुछ और होने वाला है। इसी कारण यहाँ पर ये जो है ना अपना ये बन जाएगा IR एक्टिव। क्लियर सबको? ये एग्जांपल को नोट कर लेना कि भाई सिंपल एक बात में लिख दो ना कि सिस वाला है जो IR एक्टिव है और ट्रांस वाला इज IR इनएक्टिव। आगे चले? किसी के लिए फास्ट तो नहीं हो रहा ना? अगर फास्ट होगा तो बताना फिर। जो ये एग्जांपल में ट्रांस मॉलिक्यूल्स हैं सर, इनमें भी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो सकती है ना? हाँ, इसमें भी होगी। ओके। लेकिन ये यहाँ पर दिखा रखा है केवल गिवन पर्टिकुलर चेंजेस के लिए, है ना? इसी के लिए यहाँ पर म्यूजिक इक्वल टू 0 किया गया इसके लिए। आगे चलें? कोई तो बोलो। यस सर। यस सर। अब चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वाइब्रेशन। लेकिन इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं और इनफैक्ट IFS में तो अच्छा खासा बार आते रहता है। CSE में हाल फिलहाल में नहीं आया है, लेकिन आने के चांसेस है भी काफी अच्छे खासे। अब देखो ये जो पूरा टेबल वगैरह है, इसको समझने से पहले इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं अपने थ्योरी से। तो अपना थ्योरी ये है कि सपोज दैट ना ये अपना केवल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है अपना, ये अपना मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में कौन सा हो जाएगा सारा? नोबल गैस वाले आ जाएंगे ना? तो नोबल गैस वाले आ जाएंगे। तो अगर मैं नोबल गैस की बात करूं तो यहाँ पर ये सिंगल मॉलिक्यूल है और इसको अगर हमने रखा है अपने XYZ कोऑर्डिनेट में, तो इसका होगा क्या कि या तो भाई ये X की तरफ जा सकता है, या तो भाई ये अपना Y की तरफ जा सकता है, या तो अपना ये Z की तरफ जा सकता है। तो इसी को हम कह देते हैं कि कितने टाइप ऑफ इसका मोशन हो सकता है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये चाहे ना तो ये अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के राउंड भी घूम भी सकता है ऐसे गोल गोल, बट क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही टेंडिंग टू 0 है ना, क्योंकि ये तो भाई एटम है ना छोटा सा एक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंडिंग टू 0 है। इस कारण जो रोटेशनल वाला कंपोनेंट है ना, ये हमारा ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इसको 0 होता है। इसी कारण यहाँ पर हम केवल ट्रांसलेशनल वाला इसको हम फॉलो करेंगे और इसी को हम कह देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बताओ? अगर 3 डायरेक्शन में जा सकता है ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम केस लेते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ये रहा अपना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मान लो कि ये रहा अपना HCl। तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है? फिर से इसको हम प्लॉट करते हैं अपना, ये अपना रहा XYZ एक्सिस पे, तो ये रहा X, ये रहा Y और ये रहा अपना Z। अब यहाँ पर ये HCl ऐसे करके लगा हुआ है अपना। तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है? या तो भाई ये ट्रांसलेशनल मोशन करे ना, अपना X की तरफ कर जाए, ठीक है, या फिर अपना Y की तरफ कर जाए, या फिर अपना Z की तरफ कर जाए। मतलब कि 3 तो इसका हो गया ट्रांसलेशनल मोशन हो गया इसका, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा और पॉसिबिलिटी सेकंड ये होगा ना, ये जो अपना Y एक्सिस है इसके राउंड ये घूम सकता है यहाँ पर, और ये घूम सकता है यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर D, ये अच्छा खासा है, जबकि यहाँ पर जो डिस्टेंस केवल यही था अपना जो इसका एटॉमिक रेडियस है, इसी कारण ये ऑलमोस्ट 0 हो गया था, जबकि यहाँ पर अच्छा खासा है। तो या तो भाई ये Y एक्सिस के राउंड घूम सकता है, या फिर ये अपना कौन सा एक्सिस, Z के राउंड घूम सकता है। अब हम कहने को तो हम कह सकते हैं कि X की तरफ से घूम सकता है, बट अगेन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो X के राउंड में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा ना। इसी कारण यहाँ पर केवल 2 तरफ ये रोटेशनल मोशन कर पाएगा, मतलब एक Y और Z। इसी कारण इसका हो जाएगा अपना 2 रोटेशनल हो जाएगा
और ये अपना हो जाएगा, ये अपना 5 इसका ये हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ये डायटोमिक मॉलिक्यूल आता है ना, तो यहाँ पर एक केस यहाँ पर और पॉसिबिलिटी चालू हो जाता है कि जो अपना HCl है इनमें कुछ वाइब्रेशंस चालू हो जाए, ठीक है। ये अपना ऐसे वाइब्रेशन चालू हो जाए, मतलब एलोंगेशन और ये करके, और इसी कारण फिर हम ऐड कर देते हैं जब हायर टेम्परेचर पर या फिर हायर रेंज में 1 वाइब्रेशनल, ठीक है। तो इसी कारण अब अगर थोड़ा सा आप क्लोजली लुक करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका टोटल नंबर ऑफ 6, अब इसका DOF हो गया। अब इसी को इन्होंने जनरलाइज करके क्या बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ना, इन जनरल अगर हम इनको अगर हम आगे एक्सट्रापोलेट करें तो फॉर एनी मॉलिक्यूल हैविंग n एटम्स, अगर उसमें n एटम्स है मॉलिक्यूल में, तो जो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा ना, वो बेसिकली हो जाता है 3 into n। कैसे यहाँ पर 3 into 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पर HCl यहाँ पर 2 था, तो ये यहाँ पर 3 into 2 हुआ। इन टोटल DOF 3n में से, एक सेकंड अगले पेज में चलते हैं। इस टोटल 3n अपना ये टोटल DOF हो गया। इसमें से क्या कितना होगा, ये जो अपना n है, ये अपना 3 कितना हो गया था अपना ट्रांसनेशनल, यही इतना पॉसिबिलिटी चाहे कितना ही मॉलिक्यूल रहे, मतलब 3 उसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसका होगा ट्रांसनेशनल DOF, ठीक है। इसमें 2 होगा रोटेशनल, ठीक है, 2 होगा रोटेशनल, और बाकी ये कौन सा बच गया अपना, ये जो बाकी बच गया वो 3n-5 जो बच गया वो अपना हो जाएगा टोटल वाइब्रेशनल DOF। यहां पर क्योंकि इस केस में क्या था, n = 2 वाले में, तो 3 into 2 - 5 = 1, यहाँ पर वाइब्रेशनल केवल पॉसिबल था, इसी कारण हमारा सेकंड वाले केस में केवल 1 आया। यही अगर बात कर लेंगे हम लोग n = 3 वाले केस पे, ठीक है, तो n = 3 वाले केस पर फिर हमारा 2 हो जाएगा। वो 2 क्या हो जाएगा कि एक तो अपना लीनियर हो सकता है और दूसरा कौन सा होगा अपना नॉन लीनियर वाला। अब जो लीनियर वाला केस है वो बिल्कुल डायटोमिक जैसा नहीं हो गया कि अगर मैं इसको ऐसे मान लूं, ये अपना CO2 वाला, तो अपना जो ये वाला मोशन है तो फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला 0 हो गया यहाँ पर, तो ये इसी कारण फिर से अपना इसमें क्या हो जाएगा कि 3n तो रहने ही रहने वाला है, n अपना 3 अपना हो जाएगा अपना ट्रांसलेशनल, 2 अपना हो जाएगा रोटेशनल, और अपना 3n-5 अपना हो जाएगा अपना वाइब्रेशनल वाला। लेकिन अपना अगर नॉन लीनियर रहा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3n तो भाई टोटल रहेगा ही रहेगा, और 3 ट्रांसलेशन तो सबके लिए रहेगा, बट यहाँ पर 3 रोटेशन हो जाएगा। कैसे, मान लो कि मॉलिक्यूल कुछ ऐसे है मतलब नॉन लीनियर है, इसमें सारा हो गया ना XYZ, इसी कारण यहाँ पर 3 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, और इस केस में यहाँ पर आ जाएगा 3n-6 यहाँ पर वाइब्रेशनल। इसी कारण ये अपना इस तरीके से हो गया, और ये जो फॉर्मूला अपना जो लिखा गया ये कुछ और नहीं लिखा गया है, ये इसी की पूरी कहानी यहाँ पर है कि अगर सपोज दैट n एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 3n तो अपना हो गया टोटल नंबर ऑफ DOF हो गया, और यहाँ पर अगर लीनियर रहा तो ट्रांसलेशन तो भाई 3 ही होना है, रोटेशनल 2 रहेगा, और वाइब्रेशनल कैसा हो जाएगा 3n-5 हो जाएगा, और नॉन लीनियर रहेगा तो क्या रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा अपना, और 3n-6 हो गया। किसी को डाउट यहाँ तक? आगे में ये सारे एग्जांपल्स हैं। No, sir. तो अगर डाउट्स नहीं है तो फटाफट जो भी लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखवाने के लिए नहीं है, ऑलरेडी सब चीज लिखा हुआ है, ये इसको बस फटाफट आप नोट कर लो, जो भी चीज है मैंने ऑलरेडी लिख दिया है इस चीज को। यहाँ पे लिखवाना तो नहीं पड़ेगा ना किसी को भी? नो सर। नो सर। इसको फटाफट लिख लो, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आया था इसके बेसिस पर।
तो वो कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। पीसीएस में तो खूब आता है ये क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में देखा था मैंने एक बार, फिर बीपीएससी में भी आ चुका है 2-3 बार। ये सब कहानी फालतू की नहीं पढ़नी हमें। हार्मोनिक एंड एनहार्मोनिक ऑसिलेशन, भाई सब आता है, तो क्यों पढ़ें फालतू का। सबका हो गया, आगे चलें। Yes, sir. So next slide, sir. आगे चलें। 1 मिनट लास्ट स्लाइड कीजिए ना प्लीज। हो गया सर। यस सर। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो आगे, आगे में देखो अब हमें ये पढ़ना है कि देखो कि अब जो वाइब्रेशंस भी है ना वो काफी टाइप के पॉसिबल्स हैं। वो वाइब्रेशन काफी टाइप कैसे पॉसिबल है, आप खुद देखो कि मान लो कि ये अपना ए अपना मॉलिक्यूल है और ये अटैच है इधर बी से, और इधर में अटैच है ये अपना सी से। तो जब तक केवल ये हो रहा है कि मान लो कि इसका अपना एलोंगेशन हो गया, इसका अपना एलोंगेशन हुआ, या फिर कुछ भी अपना केवल इस सेम लाइन में अपना अगर एलोंगेशन हो रहा है, तब तो इसको हम कौन सा कहेंगे कि ये अपना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहा है। कि मान लो कि ये अपना आर है और आगे जा करके ये आर प्लस डेल्टा आर हो गया, या फिर आर माइनस डेल्टा आर अगर हो गया अपना,
लेकिन सेकंड केस में क्या पॉसिबिलिटी है कि एक अपना ए ऐसे है तो फिर बी है ना ये कुछ ऐसे बन जाए अपना ये। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ना मॉलिक्यूल का यहाँ पर बेंडिंग हो जा रहा है यहाँ पर, तो इस कारण जो ऐसे वाला जो होगा वाइब्रेशन, इसको हम कह देंगे बेंडिंग वाइब्रेशन कह देंगे। ये हो गया अपना बेंडिंग वाइब्रेशन, जहां पर कि जो थीटा एंगल है ना, थीटा चेंजेस, ये हो गया। अब इसके लिए भी क्या है कि जितने कि हमने पहले ही देख रखा है कि इन दोनों को मिला करके अगर हम बोलेंगे ना तो ये 3n-5 हमारा यही वाला तो है टोटल। लेकिन पॉइंट ये आता है कि इनमें से कितना स्ट्रेचिंग होगा और कितना बेंडिंग होगा। तो एक बात बताओ मेरे को कि अगर कोई एटम में n अगर है, n एटम इन मॉलिक्यूल, तो उस n एटम इन मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड्स कितने होंगे ये बताओ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे? n-1 होने वाला है, बिकॉज क्योंकि हर एक में दो के बीच में बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा ना, n-1 अपना बॉन्ड होने वाला है। अब ये बॉन्ड की ही तो स्ट्रेचिंग हो रही है, तो जितने बॉन्ड्स हो गए उतनी हमारी स्ट्रेचिंग हो गई। मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू n-1, मतलब कि नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग जो अपना वाइब्रेशनल DOF है, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग DOF, ये इतना हो जाएगा। अब अगर नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग DOF ये हो गया है तो नंबर ऑफ बेंडिंग DOF कितना हो जाएगा बता दो माइनस करके उसमें से। माइनस n-1 और ये कितना हो जाएगा 2n-4 2n-4। 2n-4 किसके लिए हुआ है अपना ये वाला केस कौन सा है? लीनियर वाला केस हुआ है ना। अगर केस नॉन लीनियर होता तो अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर चुके होते। तो ये मैंने बता दिया समझाने के लिए। अब नोट करने के लिए बात अगली स्लाइड में लिखी हुई है, लेकिन स्लाइड को नोट करने से पहले इसको फिर से मैं समझा देता हूं कि देखो कि वाइब्रेशन बेसिकली ये तो डेफिनेशन है, तो सबको मालूम है कि पीरियोडिक चेंज इन द बॉन्ड एंगल वगैरह वगैरह। लेंथ और बॉन्ड एंगल दोनों में चेंजेस आ सकते हैं, ये देख लिया हमने। लेंथ में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक, मतलब स्ट्रेचिंग कहेंगे। अगर एंगल में चेंज आ रहा है तो उसे हम बेंडिंग कहेंगे। वही तो पहला टाइप का जो वाइब्रेशन होगा बेसिकली वो हो जाएगा स्ट्रेचिंग, और इसको हम बोलेंगे चेंज इन बॉन्ड लेंथ एट कांस्टेंट बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड द स्ट्रेचिंग हो गया ये अपना। ठीक है, लगे हाथ हम ये लिख देंगे कि नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितना हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू n-1। ये अभी हमने प्रूफ कर दिया इस चीज को। और अगर चाहो तो थोड़ा सा बस एक ट्यूटोरियल के लिए इसको बना दोगे आप कि अगर r प्लस डेल्टा r अगर दोनों तरफ अगर बढ़ रहा है तो इसे हम कह देंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और ये सिर्फ समझने के लिए ऐसे कि मान लो ये दोनों तरफ ऐसे करके ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो और या फिर दोनों तरफ ऐसे करके ये घट रहा है, मतलब कि एलोंगेशन और कंप्रेशन बिल्कुल इक्वल हो तो हम उसे कह देंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये अपना बढ़ रहा है, बट ये वाला अपना क्या हो रहा है घट रहा है। सिमिलरली ये वाला अपना बॉन्ड लेंथ घट रहा है और ये वाला अपना बढ़ रहा है, इसी कारण हम इसको कह देंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ना हमेशा ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है इसमें। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है मतलब देख के भी मतलब लॉजिकली भी लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तो और समझने की जरूरत भी नहीं कि ज्यादा एनर्जी चाहिए जो। तो एसिमेट्रिक एनर्जी है ना, स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इसी कारण आप देखोगे कि भाई न्यू एसिमेट्रिक है ना तो उसका ज्यादा न्यू बार होगा एज कंपेयर टू सिमेट्रिक वाले का। और बस इसी के लिए आप एक एग्जांपल ये नोट कर लोगे कि ये अपना CS2 वाले का केस अपना ये हो गया और ये अपना हो गया पूरी की पूरी स्ट्रेचिंग हो गई। ठीक है, अब आते हैं बॉन्डिंग वाले के केस, सॉरी बेंडिंग वाले के केस में। बेंडिंग वाले केस में है कि चेंज इन बॉन्ड एंगल यहाँ पर हो रहा है और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप का यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अलग अलग टाइप का पॉसिबिलिटी क्या होता है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो अपना है कौन सा कहाँ गया कि ये जो रॉकिंग और जो सीजरिंग मोशन है ना ये बेसिकली अपना है इन प्लेन। इन प्लेन कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने स्क्रीन के प्लेन पर ही रहते ये घूम रहा है। कैसे घूम रहा है कि रॉकिंग में क्या हो रहा है, दोनों अपना एक साइड में आ रहा है, दोनों देखो इस साइड में जा रहा है।
अगर मैं यहाँ पर से बताऊं तो देखो यहाँ पर दोनों अपना एक साइड में जा रहा है अपना रॉकिंग के केस में, या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में। तो ये सेम जो अपना स्क्रीन का प्लेन है उसी प्लेन में पूरा का पूरा काम हो रहा है। सिमिलरली अपना सेकंड सीजरिंग वाला सेम प्लेन में ही एक अपना इधर जा रहा है और एक अपना दूसरा जा रहा है इधर। सिमिलरली एक इधर आ रहा है, दोनों पास पास आ रहा है बट सेम प्लेन में। इसी कारण इसको हम कह देते हैं इन प्लेन बेंडिंग, इन प्लेन बेंडिंग। लेकिन दूसरा वाला केस क्या है अपना, इस वाले केस में कि ये आउट ऑफ प्लेन में जा रहा है ये अपना। ये कैसे हो रहा है कि वैगिंग वाले केस में क्या हो रहा है ना कि जो दोनों जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर दोनों एटम है, ये दोनों स्क्रीन को दोनों बाहर आ रहा है। ठीक है, इसका इसको हमने दिखा दिया प्लस साइन से दिखा दिया, इसको दोनों स्क्रीन से बाहर आ गया। तो लेकिन मान लो कि अगर एक स्क्रीन के बाहर आ रहा है और दूसरा है जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, स्क्रीन आउट और ये वाला इन, इसको दिखा दिया हमने माइनस से, तो इसको हम कह देते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। और ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था 2020 में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। और इसमें हमने ये तो बता ही दिया भाई कि नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन है वो 2n-4 हो जाएगा लीनियर के लिए, तो प्रूफ कर दिया हमने, और 2n-5 हो जाएगा नॉन लीनियर के लिए। अब इसमें से आपको जो भी डायग्राम अच्छा लगे वो फटाफट बना डालो इसको। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। एक सेकंड। हाँ ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। लगे हाथ, इस कारण मैंने ये जो सारा डेटा यहीं पर डाल दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, इकट्ठा रहेगा तो सारा याद रहने वाला है। नीचे वाली लाइन में लिखा है वेगिंग इज आल्सो कॉल्ड एज इन प्लेन बेंडिंग। हेलो, हो गया था, ठीक है। हाँ ये गलत लिखा हुआ, गलत है ये गलत है। ये हो गया सबका? यस सर। हाँ
आप एक क्वेश्चन लिखो जो पहले आया था, explain all the stretching and bending, explain all the stretching and bending vibrational DOF, degree of freedom, explain all the stretching and bending vibrational degree of freedom in acetylene. In acetylene. एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब देखो इसका आंसर यहाँ है, इसको समझ लो पहले, इसका कैसे कैसे इसका होना क्या है जो। अब अगर मैं फॉर्मूला देखो, ये केवल इतना, ये तो आंसर नहीं होगा एग्जैक्टली अगर वो क्वेश्चन 15 मार्क्स वगैरह का है, तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशंस वगैरह शो करके दिखाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले भाई बता देंगे कि जो हमारा एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, इस एसिटिलीन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये बताओ। n इज इक्वल टू 4 है अपना, 4। मतलब कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अपना हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 12 हो गया। अब मेरे को ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा है। हाँ, एक चीज और क्या नोट करेंगे, ये अपना जो मॉलिक्यूल है ये अपना लीनियर मॉलिक्यूल है, इस कारण जो टोटल जो वाइब्रेशनल DOF है वो कितना होगा इसका फॉर्मूला से 3n - 5 लगाएंगे या 6 लगाएंगे? 5, बिकॉज ये अपना लीनियर है। अब 3n - 5 है, मतलब 12 - 5 इज इक्वल टू 7 अपना हो जाएगा वाइब्रेशनल। अब इसमें से स्ट्रेचिंग कितना होगा? स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू n - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अपना बेंडिंग कितना होने वाला है? अच्छा, क्वेश्चन में एक पार्ट बताना भूल गया, ये भी लिखो। n - 1 3 हो जाएगा। 3 होगा ना? ओ अच्छा, हाँ ठीक है 3। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और लिखना भूल गए, क्वेश्चन में चीज और ऐड करो कि ऑल्सो मेंशन which of the vibrations are IR active and IR inactive. Which vibration are IR active and IR inactive? ठीक है। अब ये बेंडिंग वाला कितना हो जाएगा, ये अपना सिंपल यही कैलकुलेट कर देंगे, फॉर्मूला भी याद है फिर भी। 7 - 3 इज इक्वल टू ये अपना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब हम दिखाएंगे बिल्कुल एक एक करके सबका, हम दिखाएंगे कैसे भाई इनका अलग अलग स्ट्रेचिंग हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग में हम सबसे पहला होगा हमारा सिमेट्रिक CH स्ट्रेचिंग। और इस केस में क्या हो जाएगा अपना कि ये जो अपना है HC ट्रिपल बॉन्ड C, कि क्या होगा ना कि इनका जितना ये इधर इलोंगेट करे उतना ही अपना ये इधर इलोंगेट करे। अब ये बताओ मेरे को कि इसमें क्या था, पहले म्यू इज इक्वल टू 0 है ना, म्यू इनिशियल इज इक्वल टू 0, और इसका म्यू फाइनल क्या होगा अगर बिल्कुल इक्वल इलोंगेशन हुआ है तो 0 होगा ना। तो यहाँ पर डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 0, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो गया अपना पहला वाला। तो ये वाला हो गया अपना इनएक्टिव, इसी के सामने चाहो तो लिख देना इनएक्टिव, ये वाला हो गया अपना। अब देखो ये केस अलग नहीं होगा, इसको ये कंफ्यूजन मत कर देना कि मैं क्या करूंगा कि अगले बार में आपने किसने ऐसा कर दिया कि ये अपना ये ऐसा है और ये यहाँ पर इलोंगेशन हो रहा है, अगली बार में कंप्रेशन हो रहा है। इलोंगेशन कंप्रेशन सेम पार्ट है, सेम ही चीज हो रहा है वो, बस इसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है, और इक्वल डायरेक्शन है। इस कारण ये दोनों को दोनों सेम वो कह लो सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये हो गया।
ये हो गया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गया। दूसरा अपना क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक CH स्ट्रेचिंग। मतलब कि इसका क्या हुआ कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब क्या हुआ कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये इसको हम बढ़ा रहे हैं, बट ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है इसको हम घटा रहे हैं। तो अब बताओ मेरे को, यहाँ पर इनिशियल म्यू तो यहाँ पर 0 था, बट फाइनल म्यू यहाँ पर 0 हो गया, नॉन 0 होगा? तो कोई नॉन जीरो। फाइनल म्यू नॉन 0 होगा ना। अभी तो Yes, sir. एग्जांपल बताया था, ये वाला CO2 वाला, कहाँ ये CO2 वाला, देखो इसको कि इसका ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, दोनों का D1 और D2 दोनों अलग अलग हो गया था, भले ही उनका Q सेम था। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो D1 है अपना ये वाला, और ये वाला अपना D2 है, दोनों अलग अलग हो गया ना। क्लियर सबको यहाँ पे? Yes, किसी को sir. डाउट है तो पूछ लो यहीं Yes, पे। sir. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर अपना जो डेल्टा म्यू है ये क्या हो जाएगा अपना नॉन 0। इस कारण जो ये वाला होगा ना, ये अपना हो जाएगा एक्टिव, और ये अपना यहाँ पर लिख देंगे हम एक्टिव। ठीक है, अगला स्लाइड ऐड करने दो। हाँ, अगला थर्ड नंबर, 3 था ना अपना स्ट्रेचिंग। देखो स्ट्रेचिंग गिनते जाना, स्ट्रेचिंग नंबर 1, स्ट्रेचिंग नंबर 2 और स्ट्रेचिंग नंबर अभी 3 आने वाला है। कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि HC ट्रिपल बॉन्ड C अपना H है, तो इसका भी स्ट्रेचिंग हो सकता है। तो ये भाई स्ट्रेचिंग ना इधर में जाए, या फिर मतलब इलोंगेट हो, या फिर कंप्रेस हो, ये तो सेम बात है। मतलब म्यू इनिशियल रहने वाला है 0 तो है ही है, और म्यू फाइनल भी 0 होगा ना। क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पर? कोई तो फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेल्टा म्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और इसी कारण ये भी अपना हो जाएगा इनएक्टिव। इसको डाउट यहाँ तक? No, sir. ये हो गया अपना इनएक्टिव। ठीक है, अब अपना हो गया स्ट्रेचिंग, यहाँ तक हो चुका है। अब मैं इसके नीचे एक लाइन लगाकर लिखूंगा कॉपी में ही, बेंडिंग वाइब्रेशन DOF। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कि भाई इसमें हमारा 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हमारा होगा सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल वाले होने के कारण क्या होगा, अपना जो फाइनल म्यू है ना वो भी 0 रहने वाला है। तो सिमेट्रिकल बेंडिंग, तो सिमेट्रिकल बेंडिंग में क्या हो जाएगा कि मान लो कि ये जो अपना पहले से है ये ऐसा कुछ, तो इसमें क्या हो ना कि ये चला जाए ऊपर और ये चला जाए नीचे, तो इसमें क्या बन जाएगा, ऐसे बन गया। अब बताओ मेरे को यहाँ पर कि म्यू इनिशियल यहाँ पर 0 था, म्यू फाइनल यहाँ पर भी 0 रहेगा ना। ठीक है, मतलब डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मेरा हो गया चौथा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, या फिर अगर ये बेंडिंग वाला बोलना है तो फिर इसको 1 ये कह लो। मतलब ये भी अपना हो गया इनएक्टिव। दूसरा सिमेट्रिकल बेंडिंग वाला क्या हो जाएगा अपना कि इसमें क्या हो जाएगा कि पहले से चलो ये ऐसे अपना है, और इसमें क्या हो, ये वाला जो है ना ये आ जाए स्क्रीन के बाहर। ठीक है, और ये चला जाए अपना स्क्रीन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही बात हो गई कि इसको कैसे दिखाएं, ऐसे दिखा दो इसको प्लस, और ये जो है ये अपना माइनस, और साथ में अगर चाहो तो एग्जाम में लिख भी देना कि आउट ऑफ प्लेन, और ये वाला इनसाइड द प्लेन। ठीक है, इसका भी फाइनल म्यू 0 है ना। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है सब में? वेज और डैश भी यूज कर सकते हैं जो स्टीरियो में यूज करते हैं। कर सकते हैं, बट नहीं, अपने कन्वीनियंस के वो लिए। नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना वो जनरली sp3 कार्बन के लिए होता है वो, और जबकि यहाँ पर कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो करना सही नहीं रहेगा। आप ऐसे ही शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप ऐसे शो नहीं करना चाहते हो ना, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, इसी कारण लिखा हुआ है
और देखो इन्होंने तो यहाँ पर ये भी नहीं बनाया, सिंपल ऐसे एरो खींच करके, ऐसे एरो खींच करके बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, ये अपना हो गया सिमेट्रिकल बेंडिंग। यहाँ पर म्यू फाइनल इज इक्वल टू 0 है, इसी कारण ये वाला फिर से अपना हो गया इनएक्टिव। अब यहाँ पर हो गया 1 2 अपना सिमेट्रिकल बेंडिंग हो गया। अब बस यहीं से देख लेते हैं भाई, अगला भी देख लेते हैं। ये वाला हो गया अपना इनएक्टिव। अगला कौन सा हो जाएगा? एसिमेट्रिक बेंडिंग, कि भाई जो ए वाला है ना ये नीचे जाए और ये वाला अपना ऊपर जाए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों जो है जो कॉपी के अंदर जाए और ये वाला दोनों है वो कॉपी के बाहर जाए, और इसी कारण ये अपना हो जाएगा एक्टिव, अपना हो जाएगा ये। ठीक है, इसी कारण ये सारा अपना फटाफट बन गया। अब कल को होगा सकता है मतलब ऐसे ट्रिलियन के बदले में वो एच के बदले में कुछ भी डाल सकता है, मतलब सीएल कर दे या कुछ और कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे मेरे को। किसी को डाउट यहाँ तक? ये सर कौन से ईयर का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, शायद 2000 में कभी आया था ये, और लेकिन आईएफएस में हाल फिलहाल में आया था। आईएफएस में ना 2018 या 17 वगैरह में आया था, क्योंकि मैं लास्ट ईयर ये सॉल्व कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, तो उसमें मेरे को दिखा ये। बेंडिंग एक्सप्लेनेशन प्लीज। बेंडिंग में देखो ना क्या हुआ है, यहाँ पर ये तो क्लियर है कि भाई आपको बेंडिंग आपको 4 बनाने हैं। ठीक है, ये आपको साफ साफ फॉर्मूले से भी दिख रहा है आपको। तो बेंडिंग में 4 कौन कौन सा हो जाएगा? ये सिमेट्रिकल बेंडिंग कर लो आप, तो सिमेट्रिकल बेंडिंग में क्या हो जाएगा कि भाई इसको जो ये वाला पार्ट है, हाँ ये वाला पार्ट को ना बिल्कुल आप ऐसे कॉपी पर बिल्कुल दबाए रखो इसको। ठीक है, और इसको आप ऊपर करो और इसको नीचे कर दो ये वाला। ठीक है, तो इसके अराउंड बेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहले तो म्यू इनिशियल 0 था ही, म्यू फाइनल भी 0, देखो बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जो इधर को होगा अपना, जो भी होगा अपना ये डाइपोल मोमेंट, वो भी अपना इधर को होगा, बिकॉज ये परसेंटेज इसका काफी ज्यादा है इसका। तो सिमिलरली यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर इसको कॉपी दबाए रखो और एक को इस हाइड्रोजन को कॉपी के बाहर लाओ और इस हाइड्रोजन को कॉपी के अंदर ले जाओ। तो सेम केस ही तो है ना, बस ये स्क्रीन पर है और स्क्रीन के अंदर बाहर है ये वाला, और इसका ये फाइनल 0 ही होने वाला, बिकॉज ये ट्रांस टाइप का दिख रहा है ये वाला। देखो इस कारण ये आयर इनएक्टिव है, बिकॉज फाइनल म्यू फाइनल इज इक्वल टू 0 है। अब इस वाले केस में एसिमेट्रिक वाले में क्या हो रहा है ना कि इसको हम मान लो कि इसको नीचे कर दो या रोके रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चलो रोके ही रखो इसको। चलो अब तो फाइनल में क्या हो जाएगा, रोके रखा आपने तो क्या हो जाएगा, ये अपना x हो गया, ये अपना c हो गया, और ये अपना, अब देखो फाइनल डाइपोल मोमेंट आ गया ना, आएगा कि नहीं है, क्योंकि ये फाइनल इस टाइप आ गया ना ये दफा। डाउट किसने पूछा था? प्रयास कुमार, आपको समझ में आ गया ना से ये हो रहा है सब? ठीक है, तो अभी फटाफट इसको नोट कर लो, और थोड़ा थोड़ा आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि बेसिकली आंसर करना स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है आपको। क्योंकि अगर आप सिंपल केवल इतना बनाकर छोड़ दोगे, और आपको कम से कम इस क्वेश्चन के लिए 2 पेज तो देगा मेरे ख्याल से, जहां तक लग रहा है मुझे 2 पेज का देगा। तो प्रॉपर स्टार्ट में आप लिखो ये सारी चीजें, पूरी कहानियां, कि भाई n इज इक्वल टू 4 है तो टोटल DOF इतना है, मतलब पूरा दिखाओ कैलकुलेशन। 7 - 3 इज इक्वल टू 4। सर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउट ऑफ प्लेन को शो कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो मैंने बताया ना पहले। यहाँ बताया ना, प्लस मतलब प्लेन के बाहर आ रहा है वो, और माइनस मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है वो। ये चार्ज नहीं है ये। ओके सर। ये तो मैंने यहाँ पर बताया ना, ये चार्ज नहीं है, ये बाहर आ रहा है, इस कारण मैंने बताया। हाँ So since we have said that some of the IR vibrations are inactive, then how come they are writing the band positions in centimeter inverse? हाँ, ये क्या है यहाँ पर कि जैसे देखो आपको याद होगा ना कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हमने कोई ना कोई लैम्डा दिया था उसको। वो बात अलग है कि उनकी एप्सिलॉन वैल्यू अलग अलग होगी, इंटेंसिटी उनकी अलग अलग होगी, वो अच्छे से दिखेगी नहीं, है ना। तो जो इनएक्टिव है ना,
वो उनका सेंटीमीटर इनवर्स तो आएगा ही आएगा, बिकॉज सेंटीमीटर इनवर्स बेसिकली शोइंग दैट देयर इज सम काइंड ऑफ बॉन्ड कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। तो भाई बॉन्ड तो है ही ना। वो बात अलग है कि जब इंटेंसिटी आएगी ना, जब इस वाले पेपर पर, जब हम इस पेपर पर बनाएंगे प्रॉपर ये वाले पेपर पे, तो उसकी इंटेंसिटी कम आने वाली, समझ रहे बात को आप? Yes, sir. ठीक है, तो Agree. इसका मीनिंग यही होता है। Yes, yes, sir. अगर ये चीज आपने नोट कर लिया तो आप डेटा वैल्यू से एक चीज और भी शायद नोट कर पा रहे होगे कि जो स्ट्रेचिंग वाला जो वाइब्रेशन है ना सेंटीमीटर इनवर्स, उसका वैल्यू कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू बेंडिंग वाले से। और इस बात को हम आगे फिर से देखेंगे कि दो रीजन आता है, एक आता है अपना फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक आता है अपना फिंगरप्रिंट रीजन। तो जनरली जो बेंडिंग वाइब्रेशन रहेगा दैट वुड फॉल इन बेंडिंग ग्रुप रीजन। तो इस चीज को आप एक नोट बनाकर यहीं पर लिख सकते हो आगे के हिंट के लिए। सर ये वैल्यूज सारी नोट डाउन करनी है बैंड की? नहीं नहीं नहीं, वैल्यूज नोट डाउन नहीं करनी है, बस आपको केवल नोट बना के लिखना है। ये वैल्यूज इसे छोड़ दो, लेकिन बस खाली एक बार आप नोट करो, इस चीज को नोट करके लिख लो कि नोट क्या लिखोगे कि न्यू बार ऑफ stretching is higher than bending vibration। सर इसका सोल्यूशन भेज दीजिएगा, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में से बहुत समझ में नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन में समझ नहीं आया? नहीं सर वो तो समझ में आ गया, पर लिखना कैसे, ये बस ये वाला भेज दीजिएगा। अच्छा, तो मतलब लिखने सर का ये तो सर ये जो आप इसका जो पीपीटी है वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, मतलब क्लास का जो पूरा। हाँ, पीपीटी तो मैं सारा डालते जा रहा हूँ ग्रुप में। हो गया सबका? ये आगे चलें? यस सर। टाइम कितना हो गया? 9:50। रुको, अगला कॉन्सेप्ट बड़ा या छोटा है? एक सेकंड रुक जाओ। अरे ये वही क्वेश्चन रिपीट करा इन्होंने। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर ना, तो इसी कारण इस सेम क्वेश्चन को अगले साल या कभी और ईयर में ये ऐसे भी शो कर सकता है। और इनफैक्ट अगर नहीं भी पूछा है इन्होंने ना, तो लास्ट में जो कंक्लूजन लाइन जो होगा ना, मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि आपका जो केमिस्ट्री का भी जो आंसर है दैट शुड ऑल्सो बी स्ट्रक्चर्ड इन द सेम फॉर्म एज अ जीएस क्वेश्चन। तो जीएस का आंसर में क्या करते हो? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में भी आप साफ साफ लिखोगे कि हेंस देयर आर हाउ मेनी, इनएक्टिव वाला हो जाएगा, इनएक्टिव वाला हो जाएगा अपना 1 2 4, है ना? 4 अपना हो गया इनएक्टिव। तो हेंस देयर आर 2 स्ट्रेचिंग एंड 2 सिमेट्रिक बेंडिंग वाइब्रेशंस दैट आर आइदर इनएक्टिव एंड, कहां गया, 1 स्ट्रेचिंग एंड 2 asymmetric bending that are active। क्लियर? कंक्लूजन में ये लाइन लिख दोगे, समझोगी? +1 तो पता नहीं, लेकिन +½ तो मिलना ही चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो लिख लो कि hence there are कितना हो गया? 1 2 और 4। हाँ, there are 4 IR inactive, hence there are 4 IR inactive, hence there are 4 IR inactive। और ब्रैकेट में लिख देना 2 स्ट्रेचिंग प्लस 2 बेंडिंग, hence there are 4 IR inactive, ब्रैकेट में 2 स्ट्रेचिंग एंड 2 बेंडिंग,
ब्रैकेट क्लोज, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF and three IR active and 3 IR active and 3 IR active और ब्रैकेट में एक्टिव कैसे? 3 IR एक्टिव हुआ ना, एक अपना, एक सेकेंड, एक अपना ये एक्टिव और 2 अपना ये एक्टिव, 3 IR एक्टिव और ब्रैकेट में 1 स्ट्रेचिंग एंड 2 बेंडिंग। असिमेट्रिक बैंड के हमने 2 लिए। क्या क्या? सिमेट्रिक बैंड का जो है वो हमने 2 काउंट किए, लास्ट वाला जो केस है, 5th केस। अरे ये हो गया, ये ऐसे है बेसिकली, एक सेकंड, ये वाला इनएक्टिव है और ये वाला एक्टिव है। क्या 5th केस क्या बोल रहे हो? बेंडिंग वाले में 2 कैसे लिखा हमने? जो दोनों 2 आउट ऑफ लिखेंगे प्लेन ना, उनको count- ये वाला अपना इन प्लेन है और ये वाला अपना आउट ऑफ प्लेन है, तो वो सारी बेंडिंग अलग अलग होंगी ना। अच्छा, तो दोनों को सेपरेट केस में काउंट करेंगे। हाँ, अलग अलग काउंट करने वाले हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना, ये इन प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन है। पहले भी हमने देखा था कि इन प्लेन है तो वो अलग हो रहा है, वो अपना सीजरिंग या फिर वो बैगिंग में जा रहा है, जबकि आउट ऑफ प्लेन जा रहा है तो वो अपना दूसरा कौन सा नाम था, क्या नाम था उसका, ये ट्विस्टिंग वगैरह जा रहा है वो, तो अलग अलग काउंट करेंगे ऑब्वियसली। लाइन लिखवा दी पूरी और फिर लास्ट में लिख देना कि आउट ऑफ 7 वाइब्रेशनल DOF, तो बढ़िया सा कंक्लूजन बन गया ये। चलो फिर तो आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज अगली चीज जो है ना, कौन सा है, हाँ क्या, हाँ, तो अगली चीज जो है ना वो थोड़ा सा भारी भरकम चीज है, मतलब भारी भरकम तो क्या ही, खैर, बट वो टोटली न्यू टॉपिक है। और इसके पहले बस छोटा सा क्वेश्चन है CO2 का, कि जैसे हमने यहाँ पर C2H2 के लिए करा है कि C2H2 में जो कुछ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दोज आर IR एक्टिव एंड सम आर IR इनएक्टिव, तो सेम क्वेश्चन हियर इज फॉर द CO2 आल्सो। तो आप इसको आप एक बार देख लेना, मतलब स्लाइड में भेज दूंगा, और नहीं तो फिर अगले क्लास में भी 2 मिनट में इसको देख ही लेंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्लास को फिनिश कर सकते हैं, डाउट नहीं तो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।